तकरीबन 11 या 12 अरब डॉलर बनते हैं। उसका टेंडर फ्लोट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो सामान ले जाते हैं, जो ट्रूप्स ले जाते हैं, जो एमुनिशन ले जाते हैं, वो क्यों जरूरी हैं? बड़े जहाज का फायदा भी है और बड़े जहाज का नुकसान नहीं कहूंगा, लिमिटेशंस कहूंगा। लेकिन कल आप ये बोलेंगे कि साहब भारत में तो बन रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन वहीं से अगर बाहर से ही पुर्जे आने हैं और भारत में सिर्फ पेचकस से इसको टाइट कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा? नहीं। अब शुरू में जब आप कहते हैं ना भारत में बनाओ, तो बहुत लोग छातियां, ये कैसे होगा, क्वालिटी के ये वो, कुछ नहीं, तुम बनाओ। लेकिन अगर आपको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले आपको इंडियन सामान एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह सोच खत्म करनी पड़ेगी कि हर एक इंपोर्टेड चीज अच्छी होती है। जब तक आप उस सोच को नहीं खत्म करेंगे तब तक मेक इन इंडिया कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डिफेंस प्रोक्योरमेंट के बारे में या फिर हथियारों के मामले में भारत ने 2-3 बहुत अहम कदम उठाए हैं और आज उन अहम कदमों के बारे में हम आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे। भारत ने एक जमाने में हम लोग नेगेटिव लिस्ट बोलते थे। नेगेटिव लिस्ट है क्या? उसका नाम चेंज कर दिया है कुछ समय पहले और अब उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव लिस्ट को। ये नेगेटिव लिस्ट है क्या? उससे आत्मनिर्भर भारत पे क्या असर पड़ेगा? और भारत की जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स की, सामान या ट्रूप्स या एमुनिशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है जब लड़ाई होती है या ट्रेनिंग होती है, किसी भी प्रकार के माहौल में ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी कमी हो रही थी, उसके लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उन एयरक्राफ्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे और नए नए जो वेपन्स आ रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आइए मेरे साथ दोस्तों। 1 लाख करोड़ का, आप ये समझ लीजिए, 1 लाख करोड़ का टेंडर दिया है। तकरीबन 11 या 12 अरब डॉलर बनते हैं। उसका टेंडर फ्लोट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, फॉर 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट आपने सुना है? आपने फाइटर एयरक्राफ्ट सुना है? जैसे हम तेजस की बात करते हैं, राफेल की बात करते हैं, सुखोई की बात करते हैं और मिराज की बात करते हैं। ये सारे के सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उनका भी अलग अलग रोल है, लेकिन एसेंशियली दीज आर फाइटर एयरक्राफ्ट। फिर आपने देखा होगा, हम लोगों ने बात करी साहब पोसाइडन की, तो आपने बोला साहब ये तो रिकॉनेसेंस है या एवैक्स है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो सामान ले जाते हैं, जो ट्रूप्स ले जाते हैं, जो एमुनिशन ले जाते हैं, वो क्यों जरूरी हैं और भारत कर क्या रहा है? देखिए, आज की तारीख में भी ये पुराने रशियन एयरक्राफ्ट हैं, AN-32 कहते हैं इसको। AN-32 और IL-76 ये 2 एयरक्राफ्ट है, और भी कई सारे हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा ये 2 हैं, लेकिन ये पुराने हैं, थोड़े से रशियन ओरिजिन के हैं। तो ये AN-32 एयरक्राफ्ट को अब ये फेज आउट करने की बात है कि इनको फटाफट फेज आउट करो, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए एयरक्राफ्ट लेने की बात हो रही है। अब ये है क्या पूरा मामला? देखिए, ये मल्टी रोल मिशंस क्या हैं? ट्रूप ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं या जो हमारी टीम्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरी चीज, कार्गो एंड इक्विपमेंट लिफ्ट। इसमें कार्गो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एमुनिशन हो सकता है, वेपन्स हो सकते हैं, कोई भी सेंसिटिव इक्विपमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तीसरी चीज, रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड टैक्टिकल एयरलिफ्ट। जब फटाफट आपको ट्रूप्स भेजने हो किसी काम के लिए, आपने लोड करा, गो। दे कैन जंप, पैराट्रूपर्स जंप कर सकते हैं, ये लैंड कर सकता है कहीं पे, वहां पे ट्रूप्स को ये लोग डाल। इवैक्यूएशन करना हो आपको, ये भी एक चीज होती है ना, इवैक्यूएशन। आपको पता लगा कि लड़ाई हो रही है, आपके ट्रूप्स जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गए, तो गाड़ियों में एक लेवल तक लेकर आए, एक जगह तक लेकर आए, वहां से इनको लिफ्ट करके ले गए। इन कामों में भी काम आती हैं। ऑपरेशंस इन डिफिकल्ट एंड रिमोट एरियाज एंड पोटेंशियल रोल, एरियल रिफ्यूलिंग, या पोटेंशियल रोल है। खैर, अब दोस्तों बात यह है कि आपको पता है जैसे ग्लोब मास्टर है, अब भारत के पास ग्लोब मास्टर है, वो लगता है फ्लाइंग सिटी टाइप का लगता है, इतना बड़ा है ग्लोब मास्टर। बड़े जहाज का फायदा भी है और बड़े जहाज का नुकसान नहीं कहूंगा, लिमिटेशंस कहूंगा। होता क्या है कि जब आप बहुत बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कि भारत के पास हैं, दीज आर अमंग द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड जो भारत के पास है। इसका इशू ये है कि सामान तो ये बहुत ज्यादा ले जा सकता है, बहुत ज्यादा सामान ले जा सकता है, लेकिन हर जगह आप चाहें ग्लोब मास्टर लैंड हो जाए ऐसा नहीं है। हर जगह से वो टेक ऑफ कर ले ऐसा भी नहीं है। बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट है, बहुत जबरदस्त लिफ्ट कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटी जगह में टेक ऑफ और लैंड करे, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और हर चीज को आप जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज के लिए हथियार अलग होता है,
ये लिफ्ट कैपेसिटी या लिफ्ट कैपेबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं अलग अलग काम के लिए। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी डील है 1 लाख करोड़ की, इसमें 20% एयरक्राफ्ट होंगे ये फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे। ठीक है, फ्लाई अवे कंडीशन का ये मतलब है कि आपने एयरक्राफ्ट आपने टाई अप करा, भारत की कंपनी और कोई विदेशी कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है, तो हमने उसको बोला कि साहब ऐसा है कि हम चाहते हैं आपसे ये सब चीजें खरीदना, ये एयरक्राफ्ट हम आपसे खरीदेंगे। तो अगर हम आपसे 100 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, तो उसमें से 20 एयरक्राफ्ट आप अपनी फैक्ट्री में जो कि विदेश में है, आप वहां से बना के हमें देंगे। डन। और बाकी जो 80 एयरक्राफ्ट हैं वो 80 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे। तो उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, उसमें हमारे यहां फैक्ट्रीज बनेंगी, यहां पे जॉब्स होंगे, इकोनॉमी को फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात एक डिफेंस का इकोसिस्टम और मजबूत होगा। तो ये 20% एयरक्राफ्ट एंड फ्लाईवे कंडीशन, रिमेनिंग एयरक्राफ्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इंडिजिनस कंटेंट मोर देन 60%। अब ये एक और चाबी है, 80% एयरक्राफ्ट भारत में तो बनेंगे, लेकिन कल आप ये बोलेंगे कि साहब भारत में तो बन रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन वहीं से अगर बाहर से ही पुर्जे आने हैं और भारत में सिर्फ पेचकस से इसको टाइट कर रहे हैं, तो इसका क्या फायदा? नहीं। इसमें भी एक इसमें कंडीशन है कि 60% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। तो इसमें 60% कंटेंट जो है, 40 फिर बाहर आएगा, 60। ये क्या होता है? डेवलपमेंटल स्टेज होता है। आपने अभी बोला 60%, हो सकता है 5 साल के बाद ये 65 या 70% हो जाए। इस तरीके से फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब 95 या 100% भारत में बन रहा होगा। तो 60% का इसमें है। अब जो मीडिया बता रहा है फ्रंट रनर हैं इस डील के लिए टाटा, लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये ऑलरेडी भारत में है हमारे पास, हम लोग यूज करते हैं। एक तो वो है टाटा और लॉकहीड मार्टिन का, ये प्रोवन प्लेटफॉर्म है। दूसरी एक और चीज है कि महिंद्रा और एम्ब्रेयर का है C-390 मिलेनियम, ये भी है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि छोटे एयरक्राफ्ट का एक और फायदा होता है कि जैसे कच्ची एयर स्ट्रिप है, कच्ची एयर स्ट्रिप है, कई कई ऐसी जगह हैं, फॉरवर्ड एरियाज हैं जहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है। अगर कच्ची भी नहीं है और पक्की भी है, लेकिन फिर भी वो उस लेवल की एयर स्ट्रिप, क्योंकि इलाका इतना रिमोट है, 16,000, 15,000, 14,000 फीट अबव सी लेवल पर, कहां दूर दराज इलाके में दोनों पहाड़ों के बीच में वहां पे लैंड करना है, इट्स नॉट इजी। हर एक पायलट कर भी नहीं सकता। हाईली ट्रेन्ड पायलट चाहिए आपको, उस कैपेसिटी के आपको एयरक्राफ्ट चाहिए। पायलट की ट्रेनिंग सबसे ऊपर, पायलट की ट्रेनिंग और पायलट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बाद वो कौन सा जहाज चला रहा है वो नंबर 2 पे है, राइट। पायलट इज ऑलवेज सुप्रीम इन दिस केस, पायलट की जो स्किल्स हैं। लेकिन पायलट को फिर ऐसे हथियार, ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो जादू आपके लिए कर दे, और ये एयरक्राफ्ट वो जादू करेंगे। ये है। तो ये दोस्तों डील हो रही है 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। इसमें ये चाहती है इंडियन एयरफोर्स कि इसमें 18 से लेकर 30 टन, 18 से लेकर 30 टन के बीच में इसकी लिफ्ट कैपेसिटी हो। ये इतना सामान या इतने ट्रूप्स इतना उठा के ले जाए। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, वर्सेटाइल, रिलायबल एंड मिशन रेडी। अभी एक एक चीज में वर्सेटिलिटी की बात करेंगे तो उसके 50 पॉइंट होंगे, रिलायबिलिटी की बात करेंगे 50 पॉइंट होंगे, मिशन रेडी की बात करेंगे 50 पॉइंट होंगे। क्योंकि जब एयरफोर्स बोलता है कि हमें ये 60 जहाज चाहिए, फिर उसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में जाते हैं ये। तो अच्छा, जो बाकी कंपनीज हैं हमने आपको बता दिया कि ये टॉप में है, टाटा और महिंद्रा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इसमें है बीच में, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस नंबर 4 पे, और लास्ट है रिलायंस डिफेंस। तो इस तरीके से जो फ्रंट रनर हैं, जिन्होंने बोला है कि हाँ साहब कर सकते हैं, ये प्रूवन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, वो है टाटा और महिंद्रा। अभी तक मीडिया की ये रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं। जैसा दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 60 एयरक्राफ्ट आप ले रहे हैं, राइट, जिसमें से कुछ बाहर बनेंगे और 80% भारत में बनेंगे। ये मैंने स्टोरी आपको बताई। उसमें मैंने ये भी बताया कि 60% इंडिजिनस कंटेंट, यानी कि उसके जो पुर्जे हैं, क्योंकि हजारों पार्ट्स हैं इसके, किसी भी एयरक्राफ्ट के, किसी भी वेपन सिस्टम के बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, और एयरक्राफ्ट के तो फिर तो पता नहीं कितने ही हजार इसके पार्ट होते हैं, तो वो भारत में बनेंगे 60%, राइट। दैट इज कॉल्ड इंडिजनाइजेशन। 60% इंडिजनाइजेशन है, उसमें भारत में पार्ट्स बने हैं। अब यहां पे ये कहना है इनका कि इसको इंप्रूव करना, जैसे मैंने बोला ना 60 का फिर 65 होगा, फिर 70 होगा। तो ये कैसे किया जाता है? एक तो भारत में बनते हैं, दूसरा एक और चीज जो सरकार करती चली आई है भारत में, हमारे टाइम पे उसको बोलते थे नेगेटिव लिस्ट। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, ये तो बहुत पहले नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया। मैं सिर्फ आपको एक
जस्ट एन एनेक्डोट, इसको नेगेटिव लिस्ट कहा जाता था। अब इसको कहते हैं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ये है क्या, ये मैं आपको बता दूं क्यों जरूरी है डिफेंस के लिए। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरर्स को यह बता दिया गया है कि ये जो आइटम है ना, ये आप बाहर से नहीं ले सकते, आप ले ही नहीं सकते, ये आपको भारत में बनाने हैं, ये बाहर से लेना बैन है। अब उसको खूबसूरत नाम देने के लिए पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट आपको बोल दिया है, बिकॉज इफ यू से नेगेटिव इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन इसका चेंज कर दिया, बात वही है। यानी कि ये जो पुर्जे हैं, ये जो इक्विपमेंट है, या ये जो इंस्ट्रूमेंट है, या ये जो XYZ है, ये भारत में ही बनेगा, आप बाहर से नहीं ले सकते। अब आप खुद फैक्ट्री शुरू करो, भारत में बनाओ। सरकार पैसा देगी और सरकार की पूरी कोशिश है कि ये पैसा बाहर ना जाए, ये पैसा जो लाखों करोड़ों की डील है, ये भारत के अंदर हो, भारत के अंदर हो। इनफैक्ट जो 114 राफेल की हम बातें करते हैं ना, $40 अरब की डील, उसमें भी सरकार ने यही बोला है कि 80% विल बी मेड इन इंडिया। सरकार कह रही है हम फ्रांस से डील साइन कर रहे हैं, राइट? 20% आप फ्रांस में बना के दोगे हमें, 80% भारत में बनेगा। अब बनाना, अगर आपको डील चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भारत के डॉलर आपको, यू नीड इंडियाज डॉलर्स, देन बॉस यू हैव टू मेक इन इंडिया, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। तो ये वही मुहिम है। इसमें 405 आइटम ऐड कर दिए हैं, ये बाहर से इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे। अब इस पे लग गया बैन। वर्ड बैन का यूज ये नहीं कर रहे हैं, ये मेरा वर्ड है, लेकिन ये बैन ही है। सरकार ने बेसिकली बोल दिया है कि ये 405 आइटम है, अब ये बाहर से नहीं आएंगे, आप भारत में बनाओ। इसी तरीके से होता है दोस्तों, ये हजारों आइटम है बाय द वे, ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, इसमें हजारों आइटम है, उसमें 405 और डाल दिए। अब ये कह रहे हैं कि 3070 करोड़ की एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भारत में। 3070 करोड़, यानी कि ये जो 3070 करोड़ हैं, जो कि इससे इतना हमें खर्च करना पड़ता इन 405 आइटम्स के लिए, जो कि विदेश से हम मंगवा रहे थे, अब इतना पैसा भारत में खर्च होगा। नाउ समबडी विल हैव टू क्रिएट अ फैक्ट्री एंड ही विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट ये करना पड़ेगा अगर आपको 3070 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है 3070 करोड़ का, कोई कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ का होगा, कोई 25, कोई 50, कोई 100, कोई 5 करोड़ का, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ये कई 100 कंपनियां होंगी जो इसको सप्लाई करेंगी। टू बी मेड इन इंडिया एंड इंडिकेटिव टाइमलाइन प्रोवाइडेड फॉर इंडिजिनाइजेशन ऑफ ईच आइटम। हर एक 405 के 405 के आगे लिखा हुआ है, ये अब तक करोगे, ये अब तक करोगे, अब तक करोगे। टाइमलाइन है, क्वालिटी है, प्राइस है, हर चीज, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, और ये भारत में बनेगा। ठीक है जी। लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं इसमें शामिल, सब सिस्टम्स हैं, सब असेंबलीज हैं, स्पेयर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, और रॉ मटेरियल है। अब इसमें अभी तक जो मैं बता रहा था ना, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, इसमें 15,700 आइटम ऑलरेडी हैं। इसमें 15,700 से ज्यादा ऑलरेडी आइटम इसमें शामिल हैं आज की तारीख में। उसमें आपने 405 और ऐड कर दिए। 9,000 करोड़, पिछले 5 सालों में 9,000 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन, $1 अरब के आसपास का फिगर है, राइट? उसके थोड़ा सा कम, लगभग $1 अरब का भारत में बनना शुरू हो गया, क्योंकि आपने इतना रोक दिया पिछले 5 सालों में। आपने बोला कि विदेश से नहीं खरीदना, है भारत में बनाओ। अब शुरू में जब आप कहते हैं ना भारत में बनाओ, तो बहुत लोग छातियां, ये कैसे होगा, क्वालिटी के ये वो, कुछ नहीं, तुम बनाओ, खराब क्वालिटी होगी ना, नहीं लेंगे, दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, बनाते रहो। अच्छा हाँ साहब, ये एक्सेप्टेबल है क्या? ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है? सब स्टैंडर्ड काफी अच्छा है इसका, हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये टॉप का है, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? इससे कोई खतरा तो नहीं है? इससे आपकी कैपेसिटी कम तो नहीं होगी? नहीं सर, कैपेसिटी कम नहीं होगी, खतरा वतरा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करो, आप बेहतर बनाओ, रीच वर्ल्ड क्वालिटी। तो ये इसका एम है। आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज है, क्वालिटी की चीज है, बेहतरीन चीज है, आप उसको एक्सेप्ट करो। घटिया चीज एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर ले जाना है, तो सबसे पहले आपको इंडियन सामान एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह सोच खत्म करनी पड़ेगी कि हर एक इंपोर्टेड चीज अच्छी होती है। जब तक आप उस सोच को नहीं खत्म करेंगे, तब तक मेक इन इंडिया कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट? तो यहां पे दोस्तों 10,000 करोड़ के डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स अप टू मार्च प्लेस कर दिए थे। मैं 2026 के मार्च की बात कर रहा हूं, वो कट ऑफ है क्योंकि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। 10,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इसमें शामिल क्या क्या है? एयरक्राफ्ट है, इसमें टैंक्स T-72 T-90, ठीक है जी, मिसाइल्स हैं,
कॉन्कर्स है, इनवार है, एमआर सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एमुनेशन, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, हीट बोलते हैं हम लोग फौज में उसको। ये इनफैक्ट हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, ये जो टैंक है, टैंक को भेदने के लिए, सो इट इज स्पेशली मेड। और हम लोगों ने तो इन्फेंट्री में हीट जो फायर करी है और रॉकेट लॉन्चर से फायर करी है 84 mm से, तो उसमें भी होता है HE वगैरह, अलग अलग किस्म के उसमें होते हैं, बट द राउंड्स, बट एक हीट का भी होता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए हीट एम्यूनेशन, हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। और दोस्तों ये बताता चलूं कि जो हमने डिस्कस करा था ना कि ऑलरेडी इंडिजिनाइज्ड है 15,700, इसके अलावा 33,000 आइटम्स को और ऑफर किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये 405 आर्टिकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, पार्ट्स जिनको बोला है कि नहीं मेक इन इंडिया करिए, ये भी है फिगर, और एक ये भी फिगर है। 33,000 आइटम्स को बोला है कि आपको ये करना है, और 2020 अगस्त 2020 से इसको सुपरचार्ज किया गया है 5,012 आइटम फ्रॉम प्रीवियस 5 लिस्ट्स। तो ये टारगेट है धीरे 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 करके। और आप समझ लीजिए कि 2020 से लेकर अभी तक, ये अगस्त है, अगस्त 2020, अभी अगस्त 2026 है, 6 साल के अंदर आप यहां पे आ गए। अगले 6-8 साल के अंदर 90-95% उस तरीके का पुश करना है। तो ये फिगर्स दे रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं कि आप लोग समझ लें कि कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, और इसकी मतलब प्रोग्रेस क्या हुई है। अब दोस्तों स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं जो बहुत दूर मारते हैं, बड़े घातक वेपन्स होते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, कुछ साल पहले तक प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत छोटा मोटा कुछ कर दिया तो कर दिया, नहीं हम प्राइवेट, ट्रस्ट ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था कि प्राइवेट इंडस्ट्री को कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, आपको बड़ा शॉक लगेगा। मैंने तो इंटरव्यू करा है। तो मैं गया पुणे, और पुणे में जो भारत फोर्ज है, उनके जो चेयरमैन है भारत फोर्ज के, मैंने उनके, बाबा साहब कल्याणी है उनका नाम, इज अ वेरी सीनियर पर्सन, रिस्पेक्टेड पर्सन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो मैं उनके ऑफिस गया, बड़ा शानदार उनकी फैक्ट्री ऑफिस, और वहां पे उनका इंटरव्यू। उन्होंने एक बात बताई। तो उन्होंने मुझे बोला कि गौरव, हम लोग बना तो रहे थे, वी वर मेकिंग गन्स, हम लोग गन बना रहे थे, आर्टिलरी के लिए गन बना रहे थे, और बढ़िया गन्स भी थी, और सब लोगों ने देखा, बोला कि ये तो बहुत अच्छी चीज बनाई है। लेकिन इंडिया में उस गन को टेस्ट करने की परमिशन ही नहीं थी डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि आपने भारत में एक शानदार गन बनाई है, लेकिन आप भारत में इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो उसने बोला, सर मैं तो आपके कहने पे मैंने गन बना दी, टेस्टिंग कहां करूंगा, क्योंकि बिना टेस्टिंग के आप खरीदोगे नहीं। तो बोला नहीं साहब, ये हम कर नहीं सकते। तो फिर ये लोग क्या करते थे, भारत फोर्ज वाले, ये उठा के ले जाते थे गन अमेरिका, ये अमेरिका ले जाते थे, और ये अमेरिका में जाके इसकी फायरिंग करते थे। ये इंटरव्यू का 2 मिनट का छोटा सा क्लिप देखिए। The second problem we had was, we said, okay, हमको टेस्ट फायर करने दीजिए, हम प्रूव करेंगे हमारी गन कैसी चलती है, how it fires. So till 2017, nobody allowed us to go on the range and fire. So how did you test your weapons? So we sent our gun to the United States. Wow. To their firing range at the Rock Island Arsenal. Because I knew personally some people there. I knew some generals. We had to take approval of DOD, approval of DARPA at that time. They had to take approval to get our gun. We had to air freight the gun. So bring it there and put it on their test stand. When you put a gun on the test stand, you don't put the whole gun. You put the ordnance and that part of it, like they do it here too. And of course, you got to then strain gauge it and do all that stuff to measure all the forces and all that. And you take a video. So they did all that in 45 days. And they sent a video shoot. And they said, your gun fires extremely well. And there was a conference, I forget the date, but somewhere in 2017, 2018. Tri services. 16, in Delhi, Army conference. So this happened before the conference, sorry. So it's been so long that I'm, no, absolutely. getting dates is a problem. And, Manohar Parrikar was there. All the army chief was there. All his entire
armed forces, all the directorates, everybody was there. And I was one of the speakers. There were a couple of them from industry, some from DRDO, some from other places, but I was one of the speakers. And my speech started only with this, saying that हमने गन बनाई, अभी 4 साल हो गए और हमको कोई उसको फायर करने नहीं देता है, उसको टेस्ट करने नहीं देता है. And I had to send my gun to the US to get it tested. And you showed the video. And I showed the video to the whole audience, including the late Honorable Defense Minister then. And they were stunned, simply stunned, that a company is capable of doing all this. I mean, sending a gun, I had to take an export permission from MOD to export a gun. ऐसे वैसे नहीं होता. You can't just take something and put it in a plane. So you can't just courier it or something like that. No. So you have to take various permissions. Yeah. It's a weapon after all. Yeah. So I got I followed the bureaucratic process that was required. And I got it done. And within 1 week, the defense minister changed the policy. He opened up all the test ranges for private sector. And that was the major inflection point for India's defense industry. Because you can make a product. अगर आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, और टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ आर्म फोर्सेस के पास है, एमओडी के पास है, डीआरडीओ के पास है, आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो you won't know whether it works or not. So did you go back and tell them this is not jugaad? See for yourself. No. Then of course everything changed. Ji. Then The mindset changed. Mindset changed, and then they themselves came up with the DRDO program of ATAGS, and we were one of the guys whom they picked for being in that program along with Tatas. And you know the rest of the story. Absolutely. देख लिया आपने. फिर बने भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी. और मनोहर पारिकर जी ने जो पुराने जितने भी ये तरीके थे ना काम करने के, उन्होंने तोड़ दिया. उन्होंने बोला मैं परमिशन देता हूं, तुम जाओ. ही वॉज डिफेंस मिनिस्टर. जैसे उन्होंने परमिशन दी, उन्होंने आर्मी से पूछा कि आप तैयार हैं? आर्मी ने बोला क्यों नहीं तैयार, हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं. हमारा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि ये चीज भारत में बनी है कि विदेश में बनी है. हमारा प्रॉब्लम क्वालिटी है. आप हमें क्वालिटी दे दो, भारत में बनी तो और अच्छा हमारे लिए. हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? वेलकम, मोस्ट वेलकम, आ जाओ. उन्होंने करा, उन्होंने प्रूव करा आज की तारीख में. और ये कहानी ज्यादातर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की थी. अब क्या हो रहा है कि यहां पे उल्टा डीआरडीओ जो है ये कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक वेपन्स के लिए आप सामने आइए. बड़े बड़े ब्रह्मोस है, जैसे ब्रह्मोस में ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज आर प्लेइंग अ बिग रोल. अब दोस्तों जैसे ये है ना अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पिनाका, इसमें आप ये देखिए ना साहब, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पिनाका, इसमें आप ब्रह्मोस भी जोड़ दो. ये सारी की सारी प्राइवेट पार्टनरशिप से बन रही है. इवन ब्रह्मोस जो इतना फेमस है, आइकॉनिक एक चीज बन गई है ब्रह्मोस हम लोगों के दिमाग में पूरी दुनिया में कि ब्रह्मोस है, उसमें भी प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व हैं. तो ये काम कैसे करेगा पहले ये समझ लीजिए. डीआरडीओ डेवलप करेगा वेपन सिस्टम. ट्रायल्स एंड यूजर इवैल्यूएशन बाय डीआरडीओ एंड आर्म्ड फोर्सेस. इंडस्ट्री पार्टनर जो होगा ये डीआरडीओ के साथ काम करेगा. डीआरडीओ अप्रूव्ड सप्लायर्स फॉर प्रोडक्शन, वो मैन्युफैक्चर करेगा. फिर सप्लाई टू दी आर्म्ड फोर्सेस, राइट. तो डीआरडीओ एक नोडल बॉडी बन गई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, पूरा खाका बनाएगी, एवरीथिंग, एंड देन विल पार्टनर विद प्राइवेट पार्टीज टू बिल्ड इट फर्दर. ठीक है. तो अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट issued to identify and shortlist development cum production partners, scale and self-reliance, end-to-end role, minimum eligibility. अब minimum eligibility में बोला है कि 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए and capability to produce 50 to 100 units. तो ये होता है. टेंडर डॉक्यूमेंट जो भी होता है या अग्रीमेंट होता है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और इतने मोटे मोटे होते हैं वो. तो उसमें फाइन प्रिंट होता है, तो फिर इट्स अ वेरी लेबोरियस प्रोसेस. मैं वो चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जहां पे डीआरडीओ, राइट, डीआरडीओ शुड डू ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. डीआरडीओ करता है, आज भी वही करता है काम, लेकिन डीआरडीओ प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है. और मैं चाहता हूं कि जितने भी हथियार, ये मेरा एक ख्वाहिश है एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैं चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनीज बनाए सारे हथियार हमारे, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कुछ हो. सरकार स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दे. अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे सब प्राइवेट थे, सब प्राइवेट थे. सरकार ने कौन से बना दिए ड्रोन्स? प्राइवेट थे ना, कर दी ना धमा चौकड़ी, राइट. अब 114 आप राफेल खरीद रहे हैं.
114 राफेल में 20% फ्रांस में बनेंगे और बाकी 80% भारत में बनेंगे। कौन बनाएगा? एमका जो है भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट, कौन बना रहा है? प्राइवेट पार्टीज। हैल का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कोई रोल नहीं है, सारी की सारी प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं उसमें। अमेरिका में एक एक चीज, एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है दैट इज प्राइवेट यार। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली न्यूपोर्ट न्यूज करके है, वो न्यूपोर्ट न्यूज, वहां पे जाके अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनते हैं। फिर आई मीन प्राइवेट कंपनीज में, लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है, बोइंग प्राइवेट कंपनी है, हर जगह यही होता है और यही होना भी चाहिए भारत में कि गवर्नमेंट को धीरे 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 ना गिव इट टू प्राइवेट कंपनीज टू मैनेज, कंट्रोल एवरीथिंग बट गिव इट टू प्राइवेट कंपनीज। आप उनको फंड करिए, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड करिए, आप प्रोटोटाइप फंड करिए, आपको जो करना करिए, तब आपके पास स्केल आएगा, तब आपके पास स्केल आएगा। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा स्टोरी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैं इस मामले में क्यों इतना जज्बाती हूं, क्यों इतना इमोशनल हो जाता हूं कि प्राइवेट पार्टीज को करना चाहिए। किस दिन बताऊंगा आपको कहानी, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपने एंड पे रिसर्च करना, दोस्तों पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था ना, उसके बाद भारत ने लॉन्च करा था ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम वॉर नहीं था, ऑपरेशन पराक्रम मोबिलाइजेशन था। देयर वाज नो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग गूगल पे जाएं और ये देखें कि ऑपरेशन पराक्रम में हमने अपने कितने भाई खोए। एक मोबिलाइजेशन में जो कि वॉर नहीं था, एक मोबिलाइजेशन में हमने अपने कितने भाई खोए, जरा ये देख लीजिए, और क्यों खोए ये भी देख लीजिए। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि नहीं नहीं आप तो गवर्नमेंट को इनकरेज नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टीज आ जाएं वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल चाहता हूं, यही चाहता हूं, खुल के बोल रहा हूं, 100 बार बोलूंगा। प्राइवेट प्लेयर शुड मैन्युफैक्चर। लोगों को पता नहीं है, लोग फालतू की बातें करते हैं। जब सरकार ने पहली बार 36 राफेल खरीदे थे ना फ्रांस से, आपने क्यों कर दिया, ये गलत कर दिया, हेल लेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज नॉट बीन एबल टू मेक तेजस। ये सच है, कड़वा लग रहा है ना आपको, सच है ये। आपको क्यों लगता है कि सरकार ने बोला कि 5th जनरेशन फाइटर प्राइवेट पार्टीज बनाएंगी? बेवकूफ बैठे हैं वहां पे। ओ भाई दे नो किसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है इन इट्स करंट फॉर्म। आज का जो फॉर्म है HAL का, उसमें HAL कभी ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा सकती। इट इज इम्पॉसिबल। और बहुत टैलेंटेड लोग हैं HAL के अंदर, द वेरी टैलेंटेड पीपल इनसाइड HAL, बट दे कैनॉट, वो नहीं कर सकते कंपीट, नहीं है कैपेसिटी कैपेबिलिटी। आप जाना ऑपरेशन पराक्रम में कितने हमने जाने खोई, ऑपरेशन पराक्रम में, जबकि लड़ाई नहीं थी, कितनी जाने हमने पराक्रम में खोई। मैं चाहता हूं आप जरा पता लगाओ क्यों खोई, ये भी पता लगाओ आप। और ऑपरेशन पराक्रम के पहले हुआ था क्या? कारगिल की लड़ाई, जो कि युद्ध था, प्रॉपर युद्ध था, प्रॉपर दो फोर्सेस के बीच में, पाकिस्तान फौज और इंडियन आर्मी के बीच में भिड़ंत हुई थी सॉलिड कारगिल में। कारगिल में हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए? और ऑपरेशन पराक्रम जो युद्ध नहीं था, उसमें हमारे कितने भाई वीरगति को प्राप्त हुए? आप लोग जाके खुद देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूं, क्यों जज्बाती हो रहा हूं और क्यों इस चीज पे मैं अक्सर बात करता हूं। यह दिखाता है दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है। जैसे हमने देखा ना कि हम पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में चीजें डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं साहब आप मेक इन इंडिया करो, 60% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, 20% बाहर बनेगा, 80% इंडिया। ये सारी की सारी चीजें, इससे फर्क क्या पड़ा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मेरी लास्ट स्लाइड है आज के प्रेजेंटेशन की। ये देखिए साहब, 56x ग्रोथ इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। डिफेंस एक्सपोर्ट से आप बोलेंगे साहब इसका क्या लेना देना, आप तो कह रहे हैं मेक इन इंडिया। भाई जब आप प्राइवेट पार्टी से पार्टनर करेंगे और वो बनाएंगे, है ना, जब आप प्राइवेट पार्टी से पार्टनर करेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। जब क्वालिटी बेहतर होगी, पूरी दुनिया पूछेगी कि यार ठीक है हम खरीदने की सोच रहे थे, जरा अपना प्लेटफॉर्म जरा बताइए कैसे काम करता है। ये होता है, फिर आप पुश करते हैं, फिर आपका नजरिया वैसा बन जाता है। दोस्तों ये देखिए, हमारा 2013-2014 में 686 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट था, और वही चीज 10 साल के अंदर हमारी हो गई 38,424। 686 करोड़ जो थी वो हो गई 38,424 करोड़। सोचो आप, 56 गुना बढ़ गया, 56 गुना। 80+ कंट्रीज रीच्ड। जो एक्सपोर्ट पिछले 12 साल में बढ़ा है वो 5,500% बढ़ा है, 5,500%, 80 देश। अब कमाल की बात यह है जो मैं बताने वाला हूं आपको, यह कमाल है यहां पे जो हो रहा है। कमाल यह हो रहा है कि आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन है
45.16%, 45.16%, ये प्राइवेट है। और जो पीएसयूज हैं, डिफेंस पीएसयूज, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनका है 54.84%, यानी कि ये 17,353 करोड़ थे और ये थे 21,071 करोड़। सेम 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये फिगर है। मैं ये चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर का हो जाए 95%। मैं ये चाहता हूं फ्लिप हो जाए पूरा मामला, और ऐसा फ्लिप हो कि ऑल दीज कंपनीज ना, और अनलेस ऑफ कोर्स कोई आप न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, वो अलग चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो अलग चीज है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स एब्सोल्युटली, आपका महिंद्रा है, आपका टाटा है, आपका कितने और लोग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जिनके पास पैसा है। टेल देम, ब्रह्मोस का अगला वर्जन तुम बना रहे हो, टेल देम। जो वो कंपनीज हैं जिसके बारे में हमने कल परसों बात की थी, जो ड्रोन्स बना रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी है जिसने ड्रोन बनाए हैं जो कि 1500-2000 किलोमीटर तक मारते हैं। दिव्यास्त्र 2 की बात कर रहा हूं, हमने कवर किया था ना। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल सटीक निशाना लगाएंगे कि साहब हमें इंडिजिनाइजेशन करना है, और ये हमारा एम है ना, बिल्कुल, यू विल अचीव ऑल दीज मैजिक फिगर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि यार ये सब देखने को मिलेगा। एक कमाल है एकदम, बिल्कुल। गवर्नमेंट का टारगेट है 3 लाख करोड़ का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन का, और 50,000 करोड़ सरकार कहती है कि साहब हम 50,000 करोड़ तक रीच करेंगे 2029, यानी कि 6 साल। आज की तारीख में 38,424 करोड़ है, ये रीच कर जाएगा 50,000 करोड़ अगले 3 सालों में। ये इनकी स्टोरी है। 112% इंक्रीज इन डिफेंस R&D एलोकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करा है, ठीक है, जो कि 13,716 करोड़ हुआ करता था 14-15 में। वो आज की तारीख यानी कि 26-27 में ये 29,100.25 करोड़ हो चुका है। 25% R&D बजट ओपन टू इकोसिस्टम, ओपन टू इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। अब स्टार्टअप्स को आप विश्वास नहीं करोगे, कितने सारे ड्रोन्स हैं, कितनी सारी मिसाइल्स हैं। सरकार जाती है, फौज जाती है, IIT दिल्ली पहुंच गई या किसी और IIT पहुंच गई, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है, उनसे कहते हैं कि यार देखो हमें ना एक ऐसा ड्रोन चाहिए। वो कहते हैं ठीक है सर, वी विल फंड इट, डन। IIT के जो लोग हैं, हम तो, दे आर यंग किड्स बट दे आर द ब्राइटेस्ट। ये बात सच है, माननी पड़ेगी। दे आर मेकिंग द लेटेस्ट कटिंग एज वेपन्स फॉर इंडिया। कटिंग एज वेपन्स बना रहे हैं वो लोग। 24 DRDO लैब्स एक्सेसिबल वाया DTP पोर्टल, पेड एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट। तो आपके पास एक ऐसा हो गया है मामला कि आप एक स्टार्टअप हैं, आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, आप DRDO के जो लैब्स हैं, जस्ट इमेजिन, well funded state of the art DRDO labs, you can actually access DRDO labs for your work. ये कमाल हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।